Hello everyone. So this is last part of our chapter 2 of class 11th history writings and city life. इसमें हम देखने वाले हैं कि जो सिटीज थी मेसोपोटामियन कल्चर में वो ओवरऑल कैसी थी। हमने बहुत सारी सिटीज के बारे में पढ़ा जाना, तो एक तरीके से ये चैप्टर का कंक्लूजन है, ये जो हमारा लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो मेसोपोटामियंस थे उनकी सिटी लाइफ बहुत ही फेमस थी। ऑलमोस्ट वो हर कल्चर को इम्पोर्टेंस देते थे, हर कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देते थे। और अगर सिटीज जो थी वॉर में डिस्ट्रॉय भी हो जाती थी, फिर भी वो उसे पोइट्री के जरिए याद रखने की पूरी कोशिश किया करते थे। अगर हम रिमाइंडर्स की बात करें पोइट्री के ज़रिए, तो सबसे एक तरीके से इम्पॉर्टेंट जो रिकॉलेशन है वो है गिलगमेश एपिक की। अब गिलगमेश कौन थे और कौन सी एपिक थी? तो इनकी एपिक सबसे पहले 12 टेबलेट्स पे लिखी गई है। तो माना जाता है जो गिलगमेश थे उन्होंने उरुक को इनमेरगर के बाद रूल किया था। वो बहुत ही ग्रेट हीरो थे जो आराम से कोई भी चीज़ जो थी वो जीत सकते थे। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। बट उनकी लाइफ में क्या होता है कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड था जो बहुत ही हेरोइक नेचर का था। हेरोइक नेचर का मतलब बहुत ही बहादुर था। उसकी डेथ हो जाती है। तो उसकी डेथ की वजह से जो गिलगमेश थे वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। और उनके दिमाग में पता नहीं क्या आता है, वो कहते हैं कि मैं जाके इमॉर्टेलिटी का सीक्रेट ढूंढने जा रहा हूँ। इमॉर्टेलिटी का सीक्रेट क्या होता है कि अमरता का सीक्रेट क्या है, कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरा दोस्त वापस आ जाए, मेरा बेस्ट फ्रेंड जो है वो वापस आ जाए। तो उन्होंने दुनिया के सोचा कि सारे पानी को अगर वो क्रॉस करेंगे तो शायद पानी के पार कुछ और होगा। तो उन्होंने एक हीरोइक अटेम्प्ट किया, काफ़ी घूमे फिरे, लेकिन वो बुरी तरीके से इस काम में फेल हुए। ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है पानी के उस पार तो ऐसे कुछ होगा नहीं ना। लेकिन उस समय ये चीज़ें नहीं पता थी। तो इमॉर्टेलिटी का उनको सीक्रेट नहीं पता चला। उसके बाद फिर वो वापस आते हैं, अपने आप को कंसोल करते हैं, और जो सिटी की वॉल होती है उस तक आगे पीछे चलते रहते हैं। सिटी के अंदर जो भी सारी चीज़ें फाउंडेशंस हैं या जो ब्रिक्स हैं, इन सबको वो एडमायर करते हैं। तो आज भी ये सिटी वॉल ऑफ उरुक जो है वो काफ़ी फेमस है। ये लॉन्ग टेल्स बताती है हीरोइज्म के बारे में। और उसके अलावा जो गिलगामेश थे वो बहुत सारी चीज़ें कह सकते थे कि मेरे सन्स मुझे रूल करेंगे जब मैं मुझे नहीं, मेरी कंट्री को रूल करेंगे जब मैं मर जाऊंगा, या बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने सारा समय जो था उसमें उन्होंने किस में लगा दिया कि किस तरीके से सिटी कैसे बिल्ड हुई है। एक तरीके से वो स्पिरिचुअल हो गए थे आफ्टर डेथ ऑफ हिज लव्ड फ्रेंड। लेगेसी ऑफ राइटिंग की हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ें रिटर्न में, साइंस, मैथ्स, स्कॉलर्स ने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लिख के दी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का फॉर्मूला उन्होंने कुछ ऐसा दिया था जिसकी वैल्यू लगभग सेम है जो करेक्ट आंसर है। बहुत हल्का सा डिफरेंस है, आप देख सकते हैं 1.414 21296, और यहाँ पे सिर्फ 356, सिर्फ इसका डिफरेंस है। स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करनी होती थी, जैसे कि एरिया, वॉल्यूम। उसके अलावा एक साल में 12 मंथ होते हैं, एक दिन में 24 आवर होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ये सब भी उन्होंने ही फाइंड किया था, जिसको हम डेली लाइफ में बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर इसको बनाने में बहुत मेहनत लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो टाइम डिवीजन था धीरे धीरे सबने अडॉप्ट कर लिया। जो अलेक्जेंडर के सक्सेसर थे उन्होंने उसे अडॉप्ट किया, उसके बाद रोमन वर्ल्ड ने, उसके बाद इस्लाम वर्ल्ड ने, फिर यूरोप ने। इसके अलावा जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सोलर या लूनर एक्लिप्स लगते हैं वो कैसे लगते हैं, और उनको वो पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया करते थे। कैसे वो कैलकुलेट कर लेते थे ईयर, मंथ और डे को, और उन्हें पता होता था कि किस तरीके से वहाँ पे अब एक्लिप्स लगने वाला है। उसके अलावा स्टार्स या कॉन्स्टलेशंस की भी वो स्टडी किया करते थे। अब जो मेसोपोटामियन अचीवमेंट्स है या मेसोपोटामिया के बारे में हम इतना डिस्कस कर पा रहे हैं, वो इसी वजह से कर पा रहे हैं कि उनकी राइटिंग्स जो हैं वो आज भी जिंदा है, उनको हम आज भी पढ़ पा रहे हैं। क्योंकि अगर ये राइटिंग्स नहीं होती तो कितना भी कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन हो वो नहीं बता सकता था कि मेसोपोटामिया में क्या था। अब ये राइटिंग्स के बारे में 2 पैरा दे रखे हैं लास्ट में। इसके अंदर छोटी-छोटी चीज़ें क्या डिस्कस है कि अगर हम अर्ली लाइब्रेरी की बात करें तो जो असाइरियंस थे उन्होंने नॉर्थ में एक एम्पायर क्रिएट किया था। बट वहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि बेबीलोनिया जो है, जो उनके दूसरी साइड में है, वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत बेटर है। तो उन्होंने कोशिश की बेबीलोनिया को रूल करने की।
अब बेबीलोनिया का है हाई कल्चर है, और उनका लास्ट रूलर कौन था? असुरबनीपाल था। और असुरबनीपाल ने क्या करा था कि अपना जो कैपिटल है उसकी कंट्री का, वहाँ पे उसने लाइब्रेरी बनाई थी। और लाइब्रेरी में बहुत सारी हिस्ट्री, एपिक्स, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, पोएम्स, इन सब की बातें थी। और उसके अलावा यहाँ जो लोग थे उनको ट्रेन भी किया जाता था पढ़ने लिखने के लिए। ह्यूज कलेक्शंस ऑफ बुक्स थी इनके पास। हमने देखा था कि सुमेरियन जो थी बोली नहीं जाती थी, लेकिन फिर भी लोगों को पढ़ाई जाती थी। वो काफी समय तक, काफी आगे तक पढ़ाई गई थी। उसके बाद एपिक ऑफ गिलगामेश में भी हम देखते हैं इन राइटिंग्स का यूज हुआ है। उसके अलावा जो असुरबनीपाल थे, उनके खुद के जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं वो भी एक जगह कार्व्ड हैं। वो क्या कहते थे कि आई असुरबनीपाल, किंग ऑफ द यूनिवर्स, किंग ऑफ असाइरिया, होम द गॉड्स फास्ट बिडो इंटेलिजेंट, ब्ला 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 ब्ला। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें जो थी लिख के रख रखी थी। और उसके अलावा जो काफ़ी राइटिंग्स हमें मिली है, एग्जॉर्सिज्म के भी बारे में मिली है। एग्जॉर्सिज्म जिसे हम कहते हैं कि एक इंसान की बॉडी में जब किसी और का एक तरीके से थॉट आ जाना, जैसे आत्मा आ जाना जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी स्टडी है। उसके अलावा इन्होंने क्या लिखा था कि 1000 टेक्स्ट, लगभग 30,000 टैबलेट्स हैं, ये सारी चीज़ें इनकी लाइब्रेरी में थी। तो ये इन्होंने अर्ली लाइब्रेरी के बारे में बात करी। और एक अर्ली आर्कियोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, तो हम थोड़ा अगर साउथ की साइड जाएं, तो एक महान शख्स थे, उनका नाम था नबोपोलासर। उन्होंने क्या करा था, बेबीलोनिया को असाइरियन डोमिनेशन से, जो असाइरिया के रूल थे उससे आज़ाद करवाया था। उनके जो सक्सेसर थे उन्होंने फिर उसकी टेरिटरी को कुछ टाइम तक रूल किया था, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, बहुत डेवलपमेंट किया था। और उसके बाद बेबीलोन ऐसा सिटी था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ग्रेट पैलेसेस थे, टेम्पल्स थे, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बार अटैक्स हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पे रूल किया है। और इसके अंदर मैथमेटिशियंस बहुत सारे थे, एस्ट्रोनॉमर्स बहुत सारे हुए हैं यहाँ पे। एक और किंग की हम बात करें, जो जो हमारे किंग है वो है नेबोनिडस। जो नेबोनिडस हैं वो लास्ट रूलर हैं किसके? इंडिपेंडेंट बेबीलोन के। वो क्या लिखते हैं कि गॉड ऑफ उर जो थे वो उनके सपने में आते हैं और उनसे कहते हैं कि आपके जो मंदिर है ना, उनके लिए एक प्रिस्टेस को, एक पुजारन को अपॉइंट करिए। तो सब लोग पूछते हैं अच्छा तो पुजारन के बारे में और क्या बताया? तो कहते हैं जी और तो कुछ नहीं बताया। फिर अगले दिन कहते हैं कि हमें फिर से सपना आया था कि जो प्रिस्टेस होंगी वो ऐसी दिखेंगी, ऐसी उनको ड्रेस पहनानी होगी। तो मैंने बिल्कुल अपनी डॉटर को वैसा प्रिस्टेस का रूप दे दिया है। तो फिर वो अपनी डॉटर को ही प्रिस्टेस बना देते हैं। एक और ओकेजन था जिसमें नोबोनिडस के जो मेन थे, वो उनके पास एक ब्रोकन स्टैचू लेके आते हैं जिसपे लिखा था सार्गन किंग ऑफ अक्कड़। अब जो सार्गन किंग ऑफ अकड़ थे, वो जो बेबीलोन है उसके पहले के किंग थे। तो नाबोनिदस कहते हैं कि ये तो बहुत महान किंग है, इसके बारे में तो हमने बहुत कुछ सुन रखा है। तो फिर वो उनका स्टैचू जो होते हैं दोबारा से हेड को रिप्लेस करके उन्हें ठीक कराते हैं। तो ये सब हमें कहाँ मिलता है? ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट ही बताते हैं कि उनकी जो राइटिंग्स थी उसी में ही हमें ये सारी चीज़ें मिलती है। तो इस तरीके से ये चैप्टर एंड होता है। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कोई और सब्जेक्ट, कोई और पर्टिकुलर चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।